किसी देरी किए इस अलग से कहानी को शुरू करते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और मेन लीड की एंट्री दिखाई जाती है। इसका नाम ज़ीबा है। ये बहुत ही शातिर लेकिन चुपके से एंट्री मार रहा है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर को डरा सके। इसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो पहले से ही इसकी आहट के बारे में जानते हैं। ज़ीबा उनसे कहता है कि पता नहीं आपको हमेशा मेरे आने के पहले ही मेरी आहट कैसे आ जाती है। आगे ज़ीबा उनसे कहता है कि पता ही होगा कि आपको आज का दिन कौन सा है। आज मेरा 18 बर्थडे है और मैंने कहा था कि अपने 18वें जन्मदिन पे मैं इस जगह को छोड़ करके चला जाऊंगा। अब मैं जाने ही वाला हूँ तो सोचता हूँ कि अपने दोस्तों को गुड बाय कह दूं। वैसे भी मैं यहाँ कब वापस लौट करके आऊंगा मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मेरे दोस्त आपके साथ रहेंगे ताकि आपको लोनली फील ना हो। उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अपने दोस्तों को अपने तक ही रखो। भी तुम्हारे दोस्त किसी लायक नहीं है, मुझे उनकी जरूरत नहीं। आगे ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने लिए एक वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए। अब वो वाइफ कैसे ढूंढेगा, इसके लिए जो ग्रैंडफादर होते हैं यहाँ पे ज़ीबा को एक खास तरह के शॉट देते हैं जो कि जियांग डायनेस्टी पैलेस से रिलेटेड है। तलवार को देते हुए बताते हैं कि 20 साल पहले इससे एक प्रॉमिस किया गया था। उसी वादे के तहत तुम्हें वो डायनेस्टी वहाँ पे जाना होगा क्योंकि तुम्हें वहाँ की प्रिंसेस से शादी करनी है। ज़ीबा उनसे कहता है कि ये तो आपके सबसे कीमती वेपन्स में से एक है। इतने सालों तक आपने इसे संभाल के रखा है तो आज अचानक से आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि अगर तुम इसे अपने साथ नहीं ले जाओगे के बगैर तुम उस पैलेस में एंट्री करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं होगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरी एक नसीहत याद रखना, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो अभी एक डिसेंट लेवल तक पहुँच गई है। मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी इस ताकत का दिखावा करो और बिना कोई जरूरत के इसका यूज करो। याद रखना होगा कि अपनी ये जो स्ट्रेंथ है वो सबसे छुपा के रखनी है। तुम्हें लो प्रोफाइल रहना होगा, तभी तुम आने वाले खतरों से बचे रह पाओगे। साथ ही अपनी ट्रेनिंग को हमेशा याद रखना क्योंकि अब तुम्हारे पास बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। किसी भी हालत में तुम्हें शॉर्ट गॉड रेल्म के लेवल तक ब्रेक थ्रू करना होगा। तुम्हारे जो फॉर्मर मास्टर है जिन्होंने तुम्हें ये सारी ट्रेनिंग सिखाई थी, उनकी ग्लोरी को वापस ला सको और उन्हें रिक्लेम कर सको। ज़ीबा उनसे कहता है कि मैं इतने सालों से तो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं अब तक शैडो ऑफ शॉर्ट गॉड रेल्म तक नहीं पहुँच पाया हूँ। लेकिन अभी अभी आपने जो कहा कि मुझे एक वाइफ की जरूरत है, मैं इस प्रस्ताव के बारे में सोचूंगा। लेकिन मैंने उस जियांग डायनेस्टी के बारे में सुन रखा है। वहाँ की जो लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा खूंखार होती हैं। वो किसी टाइग्रेस से कम नहीं होती है और वैसे भी वो एक प्रिंसेस है। ऐसी खूंखार लड़की से शादी करने के लिए आपने प्रॉमिस कैसे कर दिया? जिस पे उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि एक बार तुम शॉर्ट गॉड रेल्म में पहुंच गए फिर तुम्हारे सामने कोई टाइग्रेस तो क्या कि भी खड़ी होने की औकात नहीं रहेगी। ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि अपनी तलवार के मात्र एक ही स्ट्राइक से तुम जिसे चाहे बस मिनटों में हरा सकते हो। आगे वो उसे एक जोरदार लात लगाते हुए कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे खड़े होकर मेरा मुंह ही देख रहे हो। ये चीजों को पैक करो और जल्द से जल्द यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ। ये जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं ज़ीबाई का पूरा बोरिया बस्तरा बांध करके उसे वहाँ से अलविदा देते हैं। ज़ीबाई अपनी अगली जर्नी की तरफ निकल ही पड़ता है, लेकिन उसे रास्ते में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की का पीछा कुछ वुल्फमैन कर रहे होते हैं। ये वही आदम भेड़िए होते हैं जिनका मुकाबला ह्यूमन ट्राइब से होता ही रहता है। उस लड़की का हाथ में एक खास तरह की ब्लड स्प्रिट फ्लावर होती है। उन सभी वुल्फमैन्स को एक जनरल लीड कर रहा होता है जो कि वो उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेता है। वो लड़की जो होती है उनसे कहती है कि मैं भी एक 4th लेवल की शॉर्ट मास्टर हूँ। तुम लोगों ने अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। जिस पर वो जनरल उस लड़की से कहता है कि तो क्या हुआ कि अगर तुम एक 4th लेवल की शॉर्ट मास्टर हो तो आज बुरी फंसी हो और हमारे चंगुल से आज आसानी से बच के नहीं जा पाओगी। अब वे जो वुल्फमैन होते हैं एक एरे बना लेते हैं और उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी वुल्फमैन जो होते हैं वो चारों तरफ से हाउल करने लगते हैं कारण वहाँ पे एक स्पिरिचुअल घेरा बन जाता है और इस साउंड के कारण लड़की का जो दिमाग होता है वो अपने वश में नहीं रहता। अब इससे पहले वो जनरल जो होता है उस लड़की पे अटैक करके उसे मार डालता में जो ज़ीबाई होता है उन वुल्फ्स के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और वो तुरंत ही उस लड़की को बचा लेता है। आगे वो उनसे कहता है कि एक अकेली लड़की को तुम सभी वुल्फमैन मिल करके बुली कर रहे हो, आखिर तुम्हारी कहाँ की बहादुरी हुई? इस पे वो जनरल उससे कहता है कि चलो एक और बंदा आ गया यहाँ पे मरने के लिए, इसे भी इस लड़की के साथ ही खत्म कर दो। अब आगे वे सभी वुल्फमैन जो होते हैं एक साथ ही उन दोनों पे कूद पड़ते हैं। वो जो जनरल होता है अपने बो एंड एरो से यहाँ ज़ीबाई पे अटैक करता है, लेकिन ज़ीबाई इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और अब उनके सामने उन्हें ललकारने लगता है। उन्हें अपने हिडन वेपन से अटैक करके अच्छा नहीं किया। ये मामला यहाँ पे इतनी शांति से तो निपटने वाला नहीं।
है कि तुम सभी को दिमाग ठिकाने लगाने के लिए तुम सभी को यहाँ सेटल करना होगा। फिर वो जनरल होता है ज़ीबाई से कहता है कि तुम्हारा हुलिया देख के तो लगता है कि तुम यहाँ के सिर्फ एक आम से बंदे हो। आखिर किस हिम्मत के बलबूते पर तुम इस लड़की के रक्षक बने बैठे हो? हिम्मत किसी ने भी आज तक वुल्फ ट्राइब के आगे नहीं दिखाई है और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे मामले में टांग अड़ाओ। अच्छा यही होगा कि जल्द से जल्द अपने घुटने टेक करके मुझसे माफी मांग लो और तुम्हारे पास जो ब्लड स्प्रिट फ्लावर है वो मुझे हैंड ओवर कर दो। तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों को आसान मौत दूं। अब यहाँ पे ज़ीबाई की नजर जो होती है उस ब्लड स्प्रिट फ्लावर पे जाती है। हाँ, वो लड़की सोचने लगती है कि मैं इस बंदे को जिसने मेरी इतनी मदद की है इसे परेशानी में नहीं डाल सकती। अगर इन लोगों को मेरा ये ब्लड स्प्रिट फ्लावर चाहिए तो मैं इसे इन्हें हैंड ओवर कर देती हूँ। वो लड़की उनसे कहती है कि हालांकि इस फ्लावर को तो पहले मैंने हासिल किया, मैं तुम्हें इसे हैंड ओवर कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम फ्लावर लेते ही हम दोनों को यहाँ से जाने दोगे। जिस पे वो जनरल उनसे कहता है कि जैसे ही तुम फ्लावर को हमारे हवाले कर दो, अपने घुटने टेक करके माफी मांगो। अब तुम्हारी किस्मत के साथ मैं क्या करूँगा इसके बारे में मैं सोचूंगा। जिस पे वो लड़की भड़क जाती है और उससे कहती है कि एक तो मैं फ्लावर तुम्हें दे रही हूँ, जैसे तुम अपनी अकड़ दिखाते हुए हमसे माफी मांगने के लिए कह रही हो। इससे बेटर तो यही रहेगा कि जिसने इस फ्लावर को हासिल किया है वही इसे यूज कर ले। इतना कहते ही वो लड़की वही उस फ्लावर को खा लेती है। ज़ीबाई बस उसकी इस हिम्मत को तो देखता ही रह जाता है कि इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया। में भी कोई ना कोई गट्स जरूर है कि ये इस फ्लावर को ऑन द स्पॉट ही खा के रिफाइन करने वाली है। अब उस फ्लावर के खाते ही उसकी बॉडी में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज फ्लो करने लगती हैं, जिसके कारण वहाँ पे ब्लास्ट होता है। देख के वो जो जनरल होता है वो अपने सारे वुल्फमैन से कहने लगता है इस फ्लावर को पाने के लिए हमें इस लड़की के शरीर के टुकड़े करने होंगे। जिस पे ज़ीबाई यहाँ पे उसके सामने आके बोलता है कि अगर तुम्हें वो स्पिरिचुअल फ्लावर चाहिए था उसके पाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि स्पिरिचुअल फ्लावर पे सिर्फ उसी का अधिकार होता है जो उसे पहले इकट्ठा करता है। ये जो पूरी माउंटेन है इस तरह के हर्ब से भरी हुई है, यहाँ दूसरा वो स्पिरिचुअल फ्लावर जरूर मिल जाएगा। जिस पे वो जनरल यहाँ ज़ीबाई से कहने लगता है कि पहले तो मैं तेरा काम तमाम करूंगा, बिना मतलब के हमारे मामले में टांग अड़ा रहा है और अपनी चपड़ चपड़ बंद नहीं कर रहा। कि वो जो जनरल होता है लगातार ज़ीबाई पे एक अटैक करना जारी कर देता है। ज़ीबाई यहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने उसी शॉट का यूज करता है। अब यहाँ पे इनके बीच एक जबरदस्ती फाइटिंग सीन शुरू हो जाती है। फिर देर तक फाइट करने के बाद ज़ीबाई उसे चिढ़ाने लगता है कि अपनी इस स्ट्रेंथ का यूज करके मुझसे तो तू जीत नहीं पाएगा। सिर्फ उसी वुडन तलवार का यूज करके उसने उस जनरल की हालत खराब कर दी होती है। जनरल भी बस यही सोच रहा होता है कि मात्र एक लकड़ी की तलवार उसे इतना घायल कैसे कर सकती है। वो समझ जाता है कि ये बंदा उतना सिंपल नहीं है, इसने शुरू से ही अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रखा था। अब आगे ज़ीबाई से डील करने के लिए वो जो जनरल होता है अपने सारे वुल्फ मैन को ऑर्डर देता है कि इस ह्यूमन के टुकड़े टुकड़े कर दो। ज़ीबाई यहाँ उस लड़की से कहता है कि ये 4-5 वुल्फ मैन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए तुम जाके वहाँ पे आराम करो, मैं इन सब से निपट लूंगा। एक वुल्फ मैन आता है और ज़ीबाई से कहता है कि मैं तो तुझे अकेला ही क्रश कर दूंगा। वो एक 4th रैंक का वुल्फ मैन था, जिसकी ताकत देख करके वो लड़की ज़ीबाई को सावधान रहने के लिए कहती है। आगे उस वुल्फ मैन ने ज़ीबाई पे अपनी पूरी ताकत से अटैक किया होता है। ज़ीबाई अपने पाम का यूज करके उसके इस अटैक को आसानी से रोक लेता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हारी इस मामूली सी ताकत से मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं। मैं अपने उस साथी को दूर गिरता देख जितने भी वुल्फ मैन होते हैं भी साथ में अटैक करने के लिए ज़ीबाई पे टूट पड़ते हैं। ज़ीबाई जो होता है अपने शॉट के एक ही स्ट्राइक से उन सभी को वहाँ पे पछाड़ देता है। अब आगे वो जो जनरल होता है यहाँ अपना बखान करना शुरू कर देता है। से कहता है कि तुम अभी तक जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पूरे वुल्फमैन ट्राइब का प्रिंस हूँ, मेरा नाम जिनलान है। इस पे ज़ीबाई उससे कहता है कि तुम किसी वुल्फ ट्राइब के प्रिंस रहो या किसी ह्यूमन ट्राइब के, तो क्या तुम्हारी मैं आरती उतारूं। जिस पे वो घमंडी प्रिंस जो होता है वो ज़ीबाई से कहने लगता है कि मेरे जैसे प्रिंस के सामने तेरी कुछ औकात नहीं। इवन जो तुम्हारे ह्यूमन ट्राइब के ह्यूमन नोबल्स हैं वो भी हमारे ट्राइब से थर थर कांपते हैं, वो भी मेरे सामने अपनी नजरें झुकाए रहते हैं। तो जैसे मामूली बंदे के मेरे सामने क्या मजाल। ज़ीबाई उससे कहता है कि चलो इस बात को आज डिसाइड कर ही लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे से भिड़ गए तो कौन अपने कदम पीछे लेगा। अब इधर जब ज़ीबाई ने अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज करके अपने शॉट का मात्र एक स्ट्राइक का यूज किया होता है, प्रिंस की तो वहाँ पे फट जाती है और वो अपने सारे चेले चपाटों के साथ ले करके वहाँ से 9-11 हो जाता है। जिसमें वो लड़की यहाँ ज़ीबाई से कहती है कि तुमने बड़ी ही आसानी से उन्हें जाने क्यों दिया। सकता है कि वो वापस जा करके एक बड़ी से आर्मी लेकर के आए हम पे हमला करने के लिए, इसीलिए तुम्हें उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा
बीस्ट ट्राइब्स और ह्यूमन ट्राइब्स के बीच हमेशा से दुश्मनी बनी रहती है, जरूर हमसे बदला लेने के लिए दोबारा वापस आएंगे। यहाँ ये बाय उसे बताता है कि जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं बीस्ट और ह्यूमन टेरिटरीज का बॉर्डर का इलाका है, और अगर इस जगह पे उनके वुल्फ प्रिंस को कुछ हो जाता है डेफिनेटली इन दोनों ट्राइब्स में यहाँ पे वॉर छिड़ जाएगी। वो इसका रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और यहाँ से 9-11 हो गए। चिंता मत करो, वो हम पे हमला करने के लिए दोबारा नहीं आएंगे। अब आगे ये बाई की नजर जो होती है वो उस लड़की के फटे हुए कपड़े पे जाती है। वो काफी संकोच करते हुए इशारे से उसे बताता है कि तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं, चाहो तो इन्हें बदल सकती हो। इस पे वो लड़की उस पे गुस्सा होने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर देखने की, कि वो उसे दूसरी तरफ देखने को कहती है ताकि वो चेंज कर सके। आगे वे दोनों वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे उस लड़की ने अपना नाम बताया होता है, इसका नाम जियांग मिंगवे है जो कि रॉयल डायनेस्टी की है। इस पे ये भाई उससे पूछता है कि तुम डायनेस्टी पैलेस से हो तो इतनी दूर यहाँ पे इस जंगल वाले इलाके में क्या कर रही हो। जिस पे मिंगवे उससे कहती है कि जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। कि तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसने जो थोड़ी देर पहले वो ब्लड स्प्रिट फ्लावर खाई थी, अगर उसने अभी के अभी इसे रिफाइन नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ ये भाई उसे संभालता है और उसे कहता है कि मैं एक अच्छी और सेफ प्लेस को जानता हूँ। उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इस ब्लड स्प्रिट फ्लावर को रिफाइन करने में मदद करूंगा। कि मिंगवे उस स्प्रिट फ्लावर को रिफाइन कर रही होती है। भाई जो होता है वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो बस उसकी खूबसूरती को निहारता ही रहता है और वह सोच रहा होता है कि आज बेहद जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की आखिर क्या कर रही है। ये तो इतनी खूबसूरत है कि इसका मुकाबला यहाँ की किसी भी चीज में नहीं। आगे जो मिंगवे होती है अपनी जान बचाने के लिए रिवॉर्ड के तौर पे वो ये बाई को एक जेड टोकन देती है और उसे बताती है कि अगर तुम कभी भी उस डायनेस्टी पैलेस में जाओ तो बस इस टोकन को दिखा देना। इसके दिखाते ही तुम्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जिसपे ये भाई उसे कहता है कि मैं अपनी तलवार को तभी निकालता हूँ जब किसी को मेरी जरूरत होती है। एक शॉर्ट कल्टीवेटर हूँ तो किसी की मदद के बदले में मैं रिवॉर्ड्स नहीं लेता। ऐसा कहते ही वो उसके टोकन को वापस कर देता है और उसे फेयरवेल करते हुए अपने रास्ते बढ़ने लगता है। मिंगवे ये कहते हुए कि कितना प्राउड बंदा है वो उसे फॉलो करने लगती है। ये भाई उसे कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। जिसपे मिंगवे यहाँ पे झूठा मूठा सही उसे ये बताती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो वुल्फ मैन वापस बदला लेने के लिए हमारे पीछे आए तो। तुमने अब तक मेरी इतनी मदद की है तो थोड़ी और मदद कर दो। अच्छा यही होगा कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक तुम मुझे पहुँचाने में मदद करो। अब पूरी तरह से वो लड़की यहाँ पे फ्लर्ट कर रही होती है जिसे ये भाई अच्छी तरह से समझ रहा होता है और वो उस लड़की से कहने लगता है कि तुम अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हो और खुद जा सकती हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। मिंगवे उससे कहती है तुम एक अबला नारी को इस तरह से बीहड़ जंगल में अकेले छोड़ करके कैसे जा सकते हो। अब ये भाई यहाँ पे तो सख्त बंदा निकलता है। वो उससे ये कहते हुए कि मैं अब 18 का हो चुका हूँ और मेरे जैसे बंदे को देख कर मुझ पे डोरे डालना बंद करो। लेकिन मिंगवे जो होती है ये कहते हुए उसके साथ लग लेती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। आगे वो उससे पूछती है कि अगर तुम यहाँ के लोकल हो तुम्हें तो पता ही होगा कि इस तरह के स्पिरिचुअल हर्ब्स और फ्लावर कहाँ मिलते हैं। जिसपे ये भाई उसे कहता है कि तुमने अभी अभी एक ब्लड स्प्रिट फ्लावर को ऑब्जर्व किया है, दिन में इससे ज्यादा स्पिरिचुअल फ्लावर्स को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। आगे मिंगवे जो बताती है कि ये मेरे मदद करने के लिए मान जाता है को एक तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हमें एक काफिले को दिखाया जाता है। इसमें एक कमांडर लेवल का बंदा जो होता है वो अपनी एक सेना के साथ किसी की तलाश में जा रहा होता है। के पास एक सिपाही आके बताता है कि हमारी खोई हुई प्रिंसेस मिल चुकी है। अब ये लोग जिस प्रिंसेस की तलाश कर रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मिंगवे ही होती है। आगे वो सिपाही उन्हें बताता है कि बहुत सारे वुल्फ ट्राइब के क्रिएचर्स को आसपास देखा गया है। मुझे डर है कि वो जो वुल्फ मैन है वो हमारी प्रिंसेस को ही अगवा करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन वुल्फ ट्राइब्स ने प्रिंसेस को हमसे पहले ढूंढ लिया तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो उनकी सेना की छोटी सी टुकड़ी होती है वो प्रिंसेस को ट्रैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इन कट होता है और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। यहाँ पे मिंगवे को एक खास तरह की स्नेक ग्रास दिखती है, लेकिन उस ग्रास को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जाइंट स्नेक वहीं पे पहरा दे रहा होता है। ये एक 6 रैंक का स्नेक बीस्ट है। बारे में मिंगवे बताती है कि ये जो स्नेक जिस तरह के हर्ब्स को प्रोटेक्ट करता है वो जो हर्ब्स होते हैं वो ब्लड स्प्रिट फ्लावर से भी ज्यादा कीमती होते हैं। भाई उसे कहता है कि तुम्हें जितना ग्रास चाहिए तुम यहाँ से ले सकती हो। मिंगवे उसकी बात पे भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अभी हर्ब्स की चिंता हो रही है, यहाँ हमारी जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्ब जय भाड़ में अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकलते हैं, वरना ये स्नेक हम दोनों को ही निगल जाएगा। ये भाई उस स्नेक के पास जाता है और हमें लगता है कि एक भयानक फाइटिंग होगी, लेकिन ये भाई तो उस स्नेक को प्यार से पुचकारने लगता है।
वो उसका पालतू पेट होता है जिसे वो बिग वाइट कहता है। को बताता है कि तुम इससे डरो मत, अगर तुम इसे नहीं डराओगी तो ये तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाएगा। ये बाई जो होता है वो अपने पेट एनिमल से बात कर सकता था। वो मिंगवे को बताता है कि इसने तुम्हें कुछ प्लांट्स को लेने के लिए इजाजत दे दी है। मिंगवे खुशी के मारे उन हर्ब्स को इकट्ठा करने लगती है। तभी वहाँ पे एक 6 रैंक का गोल्डन ईगल आ जाता है, लेकिन ये जो ईगल होता है वो भी ये बाई का ही एक पेट होता है। मिंगवे बस यहाँ पे सोचते ही रह जाती है कि ये बंदा तो कमाल का है, इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या हो सकती है। इतने हाई रैंक के मैजिकल बीस्ट को अपना पेट बना के रखा है, क्या ये बंदा भी कोई मैजिकल बीस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये बाई ने तो मिंगवे को वहीं छोड़ करके अपनी आगे की जर्नी तय करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसे बस यही ख्याल आ रहे होते हैं वुल्फमैन वहाँ पे पहुंचे थे तो जरूर हमें कोई ना कोई ट्रैक कर रहा होगा, और अगर ये पूरा इलाका ही उन वुल्फमैन्स का है जरूर इस मिंगवे की कोई बैकग्राउंड आइडेंटिटी जो है वो सिंपल नहीं होगी। जरूर वो वुल्फमैन सिर्फ इसी को हंट करने के लिए ही आए थे। इसीलिए वो वापस से उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो मिंगवे उसे कहती है कि आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता चली। आगे यहाँ जो ये बाई होता है उसे एक हेल्प ऑफर करता है, वो ट्रैक करने वाले तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो मैं उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे दुश्मन है तो यहाँ से जल्द निकलना ही बेटर होगा। मिंगवे उसे आधे दिन का टाइम मांगती है क्योंकि उस इलाके में उसे किसी खास हर्ब की जरूरत होती है जिसे उसे ढूंढना है। इधर जीबाई जो होता है उसके प्रोटेक्शन करने के लिए एग्री कर जाता है। वो अपने पालतू स्नेक से कहता है कि वो इस पूरे इलाके पे नजर रखे, ऐसा अगर कोई खतरा दिखता है तो जल्द से जल्द उसे इन्फॉर्म कर दे। उसका पेट बिग वाइट जो होता है वो पूरे इलाके को पहरा देने के लिए निकल पड़ता है। आगे जो मिंगवे होती है वो यीबाई से पूछने लगती है कि आखिर तुमने इन हाई रैंक के बीस्ट को अपने कब्जे में कैसे कर रखा है, ये इतनी आसानी से तुम्हारी हर एक बात को कैसे मान लेते हैं। तो यीबाई उसे बताता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं बचपन से इनके साथ ही पला बड़ा हूँ, ये मेरे कोई पालतू जानवर नहीं बल्कि मेरे दोस्त हैं। जिसमें मिंगवे बड़ी ही मासूमियत के साथ उससे यही पूछती है कि तुम तो काफी ज्यादा लकी हो, हमारे ये जो दोस्त हैं मुझे भी अपना दोस्त बनाएंगे। जिसपे यीबाई उसे कहता है कि इसका तो चांस ही नहीं उठता। मेरे मास्टर का हमेशा कहना है कि अगर लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है वो अपने पीछे उतनी बड़ी मुसीबत लाती है, और स्पेशली तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे वो उससे कहता है कि मैं इस माउंटेन के नीचे जा रहा हूँ, अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ का पूरा इलाका दिखा सकूं। आगे वे दोनों उसी गोल्डन ईगल पे बैठ करके आगे का सफर तय करने लगते हैं। यहाँ पे मिंगवे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है, इसलिए यीबाई उससे कह रहा होता है कि क्या तुम जैसी लड़कियां थोड़ा शांत नहीं बैठ सकती, जब मुझे मिले हो तब से चपड़ चपड़ करती ही जा रही हो। जिसपे मिंगवे उसे चिढ़ाती है और इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग वहाँ पे बन जाती है। आगे वे लोग किसी खास जगह पे रुकते हैं ताकि मिंगवे वहाँ पे किसी खास हर्ब को इकट्ठा कर सके। अब आगे जो यीबाई होता है वो उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है। इतने में जो मिंगवे होती है बाई को लेकर के कुछ और ही सपने सजाने लगती है। यही सोच रही होती है कि अगर हम दोनों हमेशा के लिए इसी जंगल में रह जाएं तो कितना अच्छा होगा। अब आगे ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगते हैं, साथ ही एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करने लगते हैं। भाई उससे कहता है कि तुम्हारी जिससे शादी होगी ना वो बहुत ही अनलकी होगा, भला कौन ही है जो इस तरह के चपड़ चपड़ करने वाली लड़की को ज्यादा देर तक सह सके। और वैसे भी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। मुझे देख के लगता है कि तुम जल्द ही मिडिल 5th स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने वाली हो। कि तभी यहाँ पे यीबाई का जो गोल्डन ईगल होता है उसे एक चेतावनी देता है, तो वो जो व्हाइट स्नेक है वो किसी बहुत बड़े खतरे में है। ये वार्निंग सुन के यीबाई जो होता है वो तुरंत ही उस जगह पे पहुँचता है। हमें उसी कमांडर को दिखाया जाता है जिसका नाम तूबा है और इसका टास्क अपनी प्रिंसेस को ढूंढने का है। कि तभी उसके सामने में यहाँ पे वो व्हाइट स्नेक आ जाता है जिसने इन सभी का रास्ता रोक रखा था। जिसपे वो अपने सभी आर्मी के सोल्जर से कहता है कि इस व्हाइट स्नेक को जल्द से जल्द मार डालो ताकि यहाँ पे जो रह रहे बाकी के पॉइजनस क्रिएचर है उन्हें पता चल जाए कि हमसे मुकाबला करने का क्या हशर होगा। व्हाइट स्नेक के मरते ही कोई हमारा रास्ता फिर दोबारा रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अब ये काम करने के लिए उसने अपने एक खास बंदे को आगे भेजा होता है जिसका नाम शैडो होता है। वो जो बंदा शैडो होता है उसके पास अलग ही किस्म की स्पिरिचुअल पावर होती है, इसका यूज करके वो लगातार व्हाइट स्नेक पे हमले किए जा रहा था। कि इतने में वहाँ पे एंट्री होती है यीबाई की जो कि उसके अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन उसने यहाँ पे मिंगवे का हाथ पकड़ा होता है। ये देख करके उस कमांडर की तो जल जाती है। यहाँ पे वो यीबाई को धमकी देने लगता है कि आखिर तुम्हारी क्या ही औकात है कि तुम मेरी प्रिंसेस के हाथ को इस तरह से पकड़ो, तुमने तो आज ये गुस्ताखी करके आज अपनी मौत ही बुला ली है। फिर मिंगवे उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है।
वो कमांडर तुबा और उसके जितने भी आर्मी होते हैं प्रिंसेस मिंगवे के सामने झुक जाते हैं उसे ग्रीट करने के लिए। इधर दूसरी तरफ ये बाई के व्हाइट स्नेक को उन्होंने मार करके बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। ठीक करने के लिए ये बाई उसे एक एलिक्सर पिलाता है। अब ये जो एलिक्सर होता है वो कोई मामूली एलिक्सर नहीं होता बल्कि किसी डिवाइन स्प्रिंग से पसेस किया गया होता है। देख करके वो कमांडर तुबा भी हैरान रह जाता है कि इस जैसे लोकल के पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वाली एक लेजर आखिर आ कहां से गई। आगे यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था मिंगवे उसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा थी, इसीलिए वो ये बाई से नजरें चुरा रही होती है, लेकिन फाइनली उसे कह देती है कि वो अब यहाँ से जा रही है। आगे वो इसके लिए भी माफी मांगती है कि उसी के कारण उसके इस पालतू जानवर को इतनी ज्यादा इंजरीज लगी हैं। इसीलिए इन सब की इस नादानी की तरफ से वो यहाँ पे माफी मांगती है। उसे माफ कर देता है। इसलिए मिंगवे उससे कहती है कि तुम भी तो उसी डायनेस्टी पैलेस की तरफ जा रहे हो और अगर वहाँ पे एक बार पहुँच गए तो याद रखना कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए जरूर आना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास बस 1 ही साल का समय होगा। फिर ये बाई उसे पूछने लगता है कि आखिर किस चीज के लिए उसके पास 1 साल का समय है। कमांडर तुबा यहाँ पे अकड़ के उसे जवाब देता है कि ये जो हमारी मिंगवे प्रिंसेस है इसकी शादी उससे होने वाली है और वो जल्द ही इसकी वाइफ बनने वाली है और तुम जैसे देहाती गंवार के लिए इसे देखना भी वर्थ नहीं है। आगे यहाँ पे मिंगवे अपनी दुख भरी दास्तां बताती है कि उसके जो फादर किंग थे मिंगवे को यहाँ पे फोर्स किया है इस तरह की मैरिज अरेंजमेंट करने के लिए। इस समझौते वाली शादी से इनकार है और वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती और मैंने आज ये फैसला कर लिया है कि आज के आज जाते ही मैं फादर किंग से इस झूठे दिखावे वाले एंगेजमेंट को खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही वो जो तोबा होता है वो उसकी तरफ लपकता है कि जैसे वो उसे धैर्य दबोचेगा, लेकिन यहाँ पे ये बाई बीच में आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। मिंगवे को साफ साफ कह देता है कि अगर तुम्हें इस बेवकूफ से शादी नहीं करनी तो तुम्हें इसके लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारे फादर ही क्यों ना हो। सुनते ही वो जो कमांडर तोबा होता है वो अपने सारे सोल्जर्स को यही ऑर्डर देता है कि यहाँ खड़े खड़े इनका मुंह क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द इस देहाती गवार वाले लड़के को यहीं के यहीं मार डालो। एक सोल्जर आता तो है यहाँ पे ये बाई पे अटैक करने के लिए, यहाँ ये बाई को बचाने के लिए खुद प्रिंसेस मिंगवे बीच में आ जाती है। उस सोल्जर को एक जोरदार घूंसा लगा देती है, वो सोल्जर दूर जा गिरता है। यहाँ पे उस तोबा को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये प्रिंसेस के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ अचानक से कैसे आ गई। प्रिंसेस होते हुए एक मामूली से अननोन बंदे के लिए तुम अपनी ही आर्मी के सोल्जर्स को मार रही हो, तो क्या ये जो नया बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है ये इसके काबिल भी है कि नहीं। फिर मिंगवे उसे ये कहती है कि तुम्हारी जबान बहुत लंबी चलती है, जरा इसे काबू में रखो। लेकिन यहाँ जो तोबा होता है वो इतने में ही नहीं रुकता, उसने यहाँ पे जम के ये बाई की बेइज्जती कर डाली होती है। आगे वो यहाँ ये बाई को ये धमकी देता है कि अगर तेरे में जरा भी गट्स हैं अपने इस टूटे फूटे व्हाइट स्नेक को ले और यहाँ से निकल जा। तुझ जैसों की तो औकात भी नहीं है हमारे प्रिंसेस मिंगवे के सामने खड़े भी होने की। जिसपे यहाँ ये बाई साफ साफ कह देता है कि तुम यहाँ पे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मिंगवे की क्या विश होगी ये सिर्फ उस पे डिपेंड करेगी। आगे वो बोलता है कि तुमने मेरे व्हाइट स्नेक को हर्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अगर तूने यहाँ पे हमें बंदी बनाने की भी कोशिश की आज मैं तुझे बिना सबक सिखाए हुए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिसपे वो कमांडर उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कैसी हो गई कि तुम हमारी प्रिंसेस को मिंगवे कहो, अपनी शक्ल आईने में देखी है, चलो इतना बखान कर रहे हो तो तुम्हारा एक मुकाबला करा ही दिया जाए। इसी बातचीत के दौरान एक सोल्जर टपक पड़ता है, कमांडर से कहता है कि इस जैसे चूजे को तो मैं ही आसानी से डील कर लूंगा, डील करने के लिए हमारे कमांडर को मैदान में उतरने की क्या ही जरूरत है। तभी दूसरा सोल्जर भी यही बोल पड़ता है, क्या तो मैं 1 सेकंड के अंदर ही खात्मा कर दूंगा। इनकी बातें सुन करके यहाँ पे मिंगवे चिढ़ जाती है और उन सभी को जोर से चिल्ला करके कहती है, तुम्हारे सामने यहाँ तुम्हारी प्रिंसेस खड़ी है, तुम सभी यहाँ पे अपनी आवाज ऊंची कर रहे हो। फिर वो कमांडर टूबा उसे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पे इसे मारेंगे नहीं, कि इसने जो यहाँ पे इस तरह का चैलेंज किया है इसकी इस गलत फहमी को यहीं पे खत्म कर देंगे। इसमें मिंगवे उसे कहती है कि जब ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ पे एग्री करती हूँ। कि तभी वो जो कमांडर टूबा होता है वो अपने एक सोल्जर्स को आगे भेजता है, से ये कहते हुए कि अपनी लिमिट याद रखना, तुम्हें यहाँ किसी की जान नहीं लेनी है। अब वहाँ पे वो जो सोल्जर होता है वो भी अपनी शेखी बघारते हुए यहाँ पे ये बाई से कहने लगता है कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो अपने घुटने टेक दे और हमसे माफी मांग ले। यहाँ ये बाई उसे कहता है कि मैंने आखिर गलती क्या की है जो यहाँ पे तुम सभी के सामने अपने घुटने टेक करके माफी मांगो। ये माफी तो तुम लोगों को यहाँ पे मुझसे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे इस व्हाइट स्नेक को यहाँ पे हर्ट किया है। जिसपे वो सोल्जर ये कहता हुआ कि लगता है कि तू यहाँ पे मर के ही दम लेगा। अब यहाँ पे ये बाई पे उसने अटैक तो किया होता है, लेकिन ये बाई इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। यहाँ पे ये बाई एक कमाल की मूव दिखाता है, इतनी सुपर फास्ट टेक्निक होती है जिसका यूज उस सोल्जर पे किया जाता है। वो ये बाई के मात्र एक ही पाम अटैक से दूर जा गिरता है।
इसे देख करके ये भाई उनकी खिल्ली उड़ाने लगता है। उनसे कहता है कि मैंने तो सोचा था कि कोई सोल्जर आएगा तो उसमें थोड़ा दमखम होगा, एक ही अटैक में यहाँ ढेर पड़ा है। अब उस कमांडर की तो हवा टाइट होने लगती है। वो सोचने लगता है कि उस सोल्जर को जो मैंने अटैक करने के लिए भेजा था वो तो एक 4th टायर का शॉर्ट कल्टीवेटर था। ये बंदा जितना सिंपल है उतना दिखता नहीं। आखिर एक ही पंच में इस सोल्जर को किस तरह से नॉकडाउन कर दिया। इसीलिए वो अपने बाकी को सोल्जर से कहता है कि अब तुम सभी की बारी है, तुम सभी एक साथ अब इस पे अटैक करो। अब यहाँ पे वे सभी सोल्जर ये भाई भी अटैक करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि इस फाइट पे नजर किसी और की भी होती है। ये वही वुल्फ प्रिंस जिनलान होता है जो बस छुप के इस मौके के इंतजार में था कि यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लड़के मरने दो। जब दोनों ही टीम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी हम इन पर एक साथ ही अटैक करेंगे और इन सभी के फिर टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिसपे एक वुल्फमैन यहाँ पे उससे कहता है कि आपने तो पहले कहा था कि हम इन सभी को जिंदा पकड़ेंगे। तो प्रिंस उससे कहता है कि अब यहाँ पर बात मेरी ईगो पे आ गई है, मैंने अपना मन बदल दिया। प्रिंसेस को अगवा करने के लिए इन सभी को मैं पहले मौत के घाट उतारूंगा, बाद हम उस लड़की को कैप्चर करेंगे। इधर बारी बारी से ये बाई पे वो सोल्जर्स अपने अटैक जारी रखते हैं। इधर अपने सोल्जर्स को जीतता देख यहाँ पे जो कमांडर तूबा होता है वो मिंगवे से कहता है कि इन्हें यहाँ पे इसी तरह से फाइट करने दो, हमारी जर्नी बहुत ही लंबी है तो हमें आगे निकलना चाहिए। लेकिन ये भाई ने अपने शॉट की एक ही स्ट्राइक का यूज करते हुए उन सभी सोल्जर्स के परखच्चे उड़ा दिए होते हैं। अब ये भाई की ये स्ट्रेंथ देख करके तो वो कमांडर तूबा हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर इस झुंगर ने ऐसा यहाँ पे क्या कमाल किया है, इतने सारे सोल्जर्स को इसने अपने शॉट की एक ही स्ट्राइक में हैंडल कर लिया। आगे मिंगवे यहाँ पे हंसने लगती है और उस कमांडर तोबा का मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है, तब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये भाई उस शैडो को ललकारते हुए उन सभी को वहाँ से जाने से मना करता है, तक मैं अपने इस व्हाइट स्नेक के इंजरीज का बदला इस शैडो से नहीं लूंगा जिसने मेरे व्हाइट स्नेक पे अटैक किया है, तक कोई यहाँ से नहीं जा सकता और खास तौर पे ये शैडो को तो मैं नहीं जाने दूंगा। वो उससे कहता है कि अभी का अभी मुझसे और मेरे व्हाइट स्नेक से माफी मांगो, हो सकता है कि इस झगड़े को मैं यहीं पे खत्म कर दूं। वो उसे कहती है कि खामखा यहाँ पे बात का और बखेड़ा मत बनाओ, जो शैडो है वो एक 6th लेवल का शॉर्ट मास्टर है, तुम्हें यहाँ पे माफी ही चाहिए तो इसके बिहाफ में मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जिसपे ये भाई उसे कहता है कि जिसने जो कर्म किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही उठानी पड़ती है, नहीं मेरे व्हाइट स्नेक को हर्ट किया है तो भला तुम इसके लिए माफी क्यों मांगोगी, इस काले कौवे की ही माफी चाहिए। जिसपे कमांडर उसे कहता है कि जब ये तुमसे माफी मांग रहा है तो क्यों न जाके उसे तुम माफी दे दो। वो शैडो आगे बढ़ता है और ये वैसे कहता है कि मैं अभी के अभी तुमसे यहाँ पे नाक रगड़ के माफी मांग सकता हूँ, उससे पहले तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम इसके लायक भी हो कि नहीं। लगता है कि 4-5 सोल्जर्स को तुमने इतनी आसानी से मार गिराया, तुम मेरा सामना भी कर पाओगे। याद रखना कि ये सोल्जर्स सिर्फ हमारे लिए प्यादे हैं, इन्हें मार करके तुम अपने आप को अजय या इनविंसिबल समझना बंद करो। ये तुम्हारा हाई रैंक वाला जो बीस्ट है ये मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। के जवाब में ये भाई भी उससे कह ही डालता है, ऐसी बात है तो तुझे मैं आज अपनी स्ट्रेंथ दिखा ही देता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें हराने के लिए अपनी एक ही मूव का इस्तेमाल करूंगा। जिसमें वो शैडो उससे कहता है कि इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए जिसे तुम पूरा ना कर सको, पहले मेरे इस मूव का मुकाबला करो फिर देखेंगे तुम में कितनी स्किल है। अब आगे उस शैडो ने यहाँ पे ये भाई को जान से मारने के लिए ऐसा अटैक उस पे किया होता है क्योंकि बारी बारी से ये भाई ने आसानी से डॉज कर लिया होता है और अब अपनी वो शॉट को बीस्ट ट्रांसफॉर्म और अब ये भाई ने अपने मार्शल टेक्निक का यूज किया होता है कि अपने शॉट को एक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शॉट आर्ट में बदलने का होता है। उसने मात्र एक ही मूव का इस्तेमाल किया होता है। इसकी मूव जो होती है वो इतनी खतरनाक होती है, बार की सिर्फ एक ही स्ट्राइक जो होती है वो एक बीस्ट का रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर सीधा उस शैडो की तलवार पे जा गिरती है, जिससे सीधा उसकी तलवार उस हाथ से छूट जाती है। यहाँ पे तलवार का छूट जाना बहुत बड़ी हार होती है। ये देख करके उसके खुद के सोल्जर्स अब उस पे शक करने लगते हैं, ये तो बंदा अपने आप को लॉर्ड शॉट कहा करता था, तो इसकी तलवारबाजी तो इस लड़के के सामने बेकार निकली। जिसपे वो सोल्जर्स यहाँ पर आपस में ही बात करते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने इस लड़की के अंदर ऐसी कोई ऑरा महसूस नहीं की, लेकिन अब इसकी पावरफुल ऑरा को देख करके लग रहा है कि इसने जानबूझ करके अपने स्ट्रेंथ को छुपा के रखा था। और ये भाई जो होता है उसके मन में बस यही उधेड़बुन चल रहा होता है कि उसके टीचर ने तो उसे यही सिखाया था, जो तलवारबाजी है इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की रक्षा करने के लिए करना, कि उन्हें खत्म करने के लिए। और आगे यही सोच करके वो आगे बढ़ जाता है और फिर ये भाई के अटैक्स की बारिश उस शैडो पे गिरती है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच हमें कमाल की फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे ये भाई ने उस शैडो को आसानी से धूल चटा दी होती है और वो अपने घुटने के बल बैठा था।
ये भाई उसे कहता है कि जल्द से जल्द मेरे व्हाइट स्नेक से माफी मांगो, लेकिन वो शैडो ये कहते हुए फिर से अपनी तलवार निकाल देता है कि मैं कभी भी उससे माफी नहीं मांगूंगा। ऐसे ही उसने ये भाई को चकमा देने के लिए अपने क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। भाई ने इस टेक्निक को आसानी से पहचान लिया होता है। वो उसके क्लोन से बचता हुआ सीधा उस शैडो पे अटैक करता है जो कि असली होता है। इस पे वो शैडो उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे क्लोन टेक्निक को कैसे पहचाना। अब इधर दूसरी तरफ वो जो वुल्फमैन होते हैं वो भी ये भाई की ये लाजवाब ताकत देख करके हैरान रहते हैं। यही सोच रहे होते हैं कि क्या अब हमें इस लड़की के साथ पंगा लेना चाहिए कि नहीं। तो वो प्रिंस उसे कहता है कि हम लोगों को डरने की क्या जरूरत है। तो वुल्फमैन है, जैसे ही वुल्फ्स के रूप में ट्रांसफॉर्म होंगे हमारी शक्तियाँ उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ जाएंगी। एक ही झटके में हम उन्हें चीर के रख सकते हैं। जिसपे वो वुल्फमैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फट्टू निकलता है। वो अपने प्रिंस से कह रहा होता है कि थोड़ी देर पहले ही हमने उस लड़के से फाइट की है, इसका मुकाबला हम नहीं कर पाए और वहाँ से दुम दबा करके भाग निकले। अब तो उसका वापस से मुकाबला करने की हमें हिम्मत नहीं है। प्रिंस जिल्लान उससे कहता है कि तुम्हें तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। अब आगे वो जो कमांडर टूबा होता है वो किसी को आता हुआ देख लेता है और यहाँ पे अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। अचानक से ये बाई से कहने लगता है कि जानबूझ करके प्रिंसेस का रास्ता रोका है। मुझे तो लगता है कि तुम जरूर उन वुल्फमैन से मिले हुए हो और जानबूझ करके प्रिंसेस को बचाने का नाटक कर रहे हो ताकि उनका विश्वास जीत सको। मौका मिलते ही अपनी गैंग को बुला करके प्रिंसेस को अगवा करवा सको। ये बाई उसे पूछने लगता है कि आखिर तो अचानक से इतनी बकवास क्यों कर रहा है। कमांडर उसे कहता है कि बकवास मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चारों तरफ देख लिया है। मेरे भेड़िए दोस्त यहाँ पे चारों तरफ से छुपे हुए हैं, जिसे देखकर मुझे पक्का यकीन आ गया है कि तू भी उन वेयरवुल्फ से मिला हुआ है। यहाँ पे मात्र एक ही अटैक से वहाँ चारों तरफ हंगामा फैल जाता है। देर से वो वुल्फमैन जो वहाँ पे छिपे बैठे थे वे भी सबके सामने आ जाते हैं। कमांडर तूबा जो होता है वो अपने बाकी के सोल्जर से कहता है कि सबसे पहले प्रिंसेस को यहाँ पे प्रोटेक्शन दो। कि इतने में यहाँ पे मिंगवे को प्रोटेक्ट करते हुए सोल्जर्स उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं। जाते ही सही यहाँ पे ये बाई को कहती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, मुझे ढूंढते हुए डायनेस्टी पैलेस जरूर पहुँचोगे। यहाँ पे ये बाई उसे प्रॉमिस करता है कि वो जरूर आएगा। अब आगे वे जो वेयरवुल्फ होते हैं इन सभी पे एक साथ ही हमला कर देते हैं। में ये बाई जो होता है वो अपने व्हाइट स्नेक पे बैठ के वहाँ से जा रहा होता है। वो कमांडर तूबा जो होता है ये बाई भी पीछे से हमला करता है, लेकिन ये बाई अपने वुडन शॉट का इस्तेमाल करके इसके अटैक को डॉज कर लेता है। तलवार से निकलते हुए शोले यहाँ पे कमांडर तोबा को ये यकीन दिला देते हैं कि ये बंदा तो शॉट किंग रेल्म में है और ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इतनी कम एज में ये इतने बड़े लेवल तक आखिर कैसे पहुंच सकता है। के दौरान यहाँ पे ह्यूमन ट्राइब और बीस्ट ट्राइब के दौरान घमासान युद्ध छिड़ जाता है। यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो पहले ही घायल होते हैं। वो जो शैडो मास्टर होता है वो भी ये बाई से काफी ज्यादा पिट चुका था। तो वो कमांडर से कहता है कि हम सभी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमारा यहाँ से भाग जाना ही बेटर है। यहाँ पे अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए वो जो कमांडर तूबा होता है वो उस प्रिंस के सामने आ जाता है। यहाँ पे तूबा की स्ट्रेंथ देख करके वो जिल्लान समझ जाता है कि ये बंदा तो एक ट्विन टायर रेल्म का कल्टीवेटर है, इससे पंगा लेना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लिए वो अपने वुल्फमैन को इशारा करता है और वहाँ से फिर से 9-2-11 होके भाग जाता है। इसी घमासान का फायदा उठा करके यहाँ पे ये बाई जो होता है वो भी अपने व्हाइट स्नेक के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। बस यही सोच रहा होता है कि 1 साल का टाइम तो काफी ज्यादा छोटा है, सबसे पहले रॉयल कैपिटल की डायरेक्शन की तरफ जाना है। कि अपने ग्रैंडफादर से दिए हुए प्रॉमिस की उसे याद आती है। उसके ग्रैंडफादर ने पहले से ही यहाँ पे ये बाई की एंगेजमेंट एक प्रिंसेस से तय कर दी होती है। ये बाई यहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है कि कहीं जिस प्रिंसेस की वो बात कर रहे हैं वो मिंगवे तो ही नहीं है। सोच करके मन ही मन ये बाई काफी ज्यादा खुश होता है। ये जान के खुश होता है कि ये तक डेस्टिनी है जो इन दोनों को शायद मिलवाना चाहती है। आगे उसे रॉयल कैपिटल की तरफ पहुँचने के लिए डांस सिटी की डायरेक्शन से होकर जाना होता है, लेकिन उस सिटी का जो मेन गेट होता है वहाँ बड़ी सख्त पहरेदारी चल रही होती है। वहाँ के गेट कीपर्स जो होते हैं एक मामूली से किसान को परेशान कर रहे होते हैं, तो ये कहते हुए कि तुझ जैसे गरीब की इतनी क्या ही औकात कि वो हमारी इस सिटी में अंदर जा सके। तुम तो इस सिटी में इंटरेस्ट करने की फीस देने के भी लायक नहीं हो। क्या लगता है कि इतने कम फीस के साथ हम तुम्हें इस गेट को पार करने देंगे? और तुमने तो मुझे टच करके मेरे पूरे आर्मर को ही गंदा कर दिया है, इसीलिए फीस देने के साथ साथ अब तुम्हें मेरे आर्मर के लिए भी पैसे देने होंगे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी चमड़ी बेच करके तुमसे कंपनसेशन वसूल करूंगा। जिसपे वो दूसरा गेट कीपर उसे कहता है कि इसे जाने दो, अगर ये जो अपना जंक सामान है सिटी के अंदर जा करके नहीं बेचेगा तो थोड़े बहुत ही सही, अगर वो जितने भी पैसे लाएगा वो हमारे लिए काफी नहीं होगा। कि तभी वहाँ पे एक बहादुर लड़की की एंट्री होती है। उन दोनों गेट कीपर्स की इस धांधली को सुन करके उन दोनों को बहुत ही खरा खोटा सुनाती है, जिसपे वो गेट कीपर उसे कहते हैं कि हमारे मामले में मत पड़ बच्ची, वरना तेरे भी कुटाई कर देंगे।
ये नहीं देखूंगा कि तू किस जेंडर की है। तभी वो जो दूसरा शॉपकीपर होता है वो तो कुछ और ही बुरे कमेंट करता है। वो उसे कहता है कि इस लड़की को जरा गौर से तो देखो, ज्यादा ब्यूटीफुल है, चलो इसे अपने मजे के लिए रख लेते हैं। अब ये सुनकर के उस लड़की का पारा हिट होता है और वो उन दोनों को मजा चखाने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर बीच बचाव करते हुए ये भाई आ जाता है। उन गेटकीपर्स को ऑफिसर कहता है कि थोड़ी बहुत चापलूसी दिखा करके वो यहाँ से बच पाए। बताता है कि ये मेरी बहन है जो कि थोड़ी सी सनकी टाइप है। उसे यहाँ इस सिटी के रूल्स के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो गाँव से आई है, इसीलिए इसे माफ कर दो और मैं आप लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लाया हूँ। इसे तुम अपने आर्मर के कंपनसेशन के बदले में रख सकते हो। अब पैसे की गर्माहट जो होती है इन दोनों शॉपकीपर को पगला देती है और उनसे कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलो वरना फिर से तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर देंगे। जिसपे वो लड़की ये से कहने लगती है कि आखिर इन दोनों ठरकियों को पैसे देने की क्या ही जरूरत थी। अपने आंखों से दिखता नहीं है कि ये उस बेचारे किसान के साथ कितना अन्याय कर रहे थे। ये जो ठरकपन वाली बात होती है वे दोनों गेट कीपर सुन लेते हैं। हाँ, उस लड़की से बहस करने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि हमारी धमकियों से लगता है तुझे फर्क नहीं पड़ता, तो अपने मजे के लिए हमें तुझे कैप्चर करना ही होगा क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती ने हमें तो आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। अब ये सुनकर के तो ये का खून खौल जाता है और वो सोचने लगता है कि ये ऑफिसर्स तो सच में ठोने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ठरकपन में गिर चुके हैं। यहाँ पे ये ने उस गेट कीपर को अच्छा खासा सुना दिया होता है। सुनते ही जैसे ही एक गेट कीपर चिढ़ जाता है, यहाँ पे ये पे अटैक करने के लिए अपने हाथ उठाता है। बाई के छूते ही वो बंदा तो दूर गिर जाता है। अब इससे वो जो गेट कीपर होता है और भी ज्यादा भड़क जाता है। उससे कहने लगता है कि तुमने एक ऑफिसर को हिट करने की यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा करना तो सिटी लॉर्ड के साथ बगावत करने के बराबर है। हमारे जैसे आम लोग आखिर क्या सोच करके अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हो? तुम जैसों की औकात तो हमारे सामने किसी चींटी के बराबर भी नहीं है। यहाँ मुंह के खाने के बावजूद भी वो जो गेट कीपर होता है वो ऊंची ऊंची फेंक रहा होता है। तभी वो जो दूसरा गेट कीपर होता है अपने दूसरे साथियों से कहता है जल्द से जल्द इन्हें पकड़ लो, इन लाशों को इस सिटी के वॉल पे टांग दो। इस पे ये भाई उसे कहता है कि उसके तो ग्रैंडफादर ने कहा था उसे लो प्रोफाइल रहने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई लो प्रोफाइल तो रहने ही नहीं देता। मुझे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ही पता चल जाता है कि सबक आखिर किसने सिखाया है। बागे ये भाई ने अपने शॉट के मात्र एक ही स्ट्राइक से ही तरफ बढ़ रहे वो जो दो गेट कीपर होते हैं वे दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। और ये देख करके वो जो तीसरा होता है वहाँ से 9-11 हो जाता है। ये देख के यहाँ पे इन दोनों को मौका मिल जाता है और वे दोनों तुरंत ही उस सिटी के मेन गेट को पार कर जाते हैं और उस सिटी के अंदर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। जो गार्ड्स होते हैं वो इनका पीछा जारी रखते हैं। अब ये दोनों उन सभी गार्ड्स को चकमा देने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। अपने पेट की ज्वाला को मिटाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जहाँ पे वे लड़की ये से कहने लगती है कि ब्रिक ब्रदर तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकले, तो जब तुम इतने ज्यादा पावरफुल थे तो शुरू में उन सभी से क्यों डर रहे थे? तुम्हें पता है तुम जैसे बहादुर बंदे को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये सारी चिकनी चिपड़ी बातें वो ये से कर रही होती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। मेज पे जितना सारा खाना पड़ा हुआ है इससे वो अपनी भूख मिटा सके। आगे वो उससे कहती है कि तुमने आज जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है, इसलिए आज से तुम मेरे रियल ब्रदर हो। आज के बाद से तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें वहाँ पे फॉलो करूंगी। ये मैं उससे कहता है कि एक तो मेरे बिल पे तुम इतना ज्यादा ठूस रही हो, मुझे इतना शर्म नहीं आता कि कहती है कि मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ मुझे फॉलो करेगी। तो ये भाई से वो लड़की कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उन ऑफिसर्स के सामने तुमने मुझे अपनी सिस्टर माना है, सो क्या मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी नहीं लगती? जिसपे ये भाई उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा भाई बनने में कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं अभी के अभी तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। वो लड़की बड़े ही भोलेपन से कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। अब यहाँ पे ये भाई जो होता है उस पर शक करने लगता है। उसे यही लगता है कि इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। देखने से तो ये किसी बड़े खानदान की लगती है, तो आखिर इसका कोई घर कैसे नहीं हो सकता। भाई जो होता है वो यहाँ पे उस लड़की पे शक करने लगता है। फिर ये लड़की कौन होती है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। तो आप लोगों को ये आज की नई सीरीज कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।